अब हम स्टार्ट करते हैं साइकेट्री। ठीक है, साइकेट्री में हम डिस्कस करेंगे साइकेट्री की साइकोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। सबसे पहले है साइकेट्री की साइकोलॉजी। तो इसमें जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। सबसे पहले इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें है लर्निंग इन विच अ नेचुरल रिस्पॉन्स। ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है, ठीक है, जिसमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि सैलिवेशन है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स। इट इज़ इलिसिटेड बाय द कंडीशन और लर्न स्टिमुलस, यानी कि बेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक नेचुरल रिस्पॉन्स को इलिसिट किया है किसी कंडीशनड स्टिमुलस के थ्रू, जैसे बेल है, यानी कि हमने सैलिवेशन को प्रोड्यूस करवाया है बेल के ज़रिए। डैट प्रीवियसली वाज प्रेजेंटेड इन कंजक्शन विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस दैट इज़ फूड। तो पहले ये जो सैलिवेशन वाला रिस्पॉन्स था, इसको हमने पहले जो था वो प्रेजेंट किया, पहले इसको इलिसिट किया था विद द हेल्प ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड। तो हमने क्या किया कि पहले हमने फूड के ज़रिए सैलिवेशन इंक्रीज़ करवाई थी, जो कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस था। फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, लेकिन फिर हमने इसमें बेल की भी एडिशन कर दी जो कि कंडीशन स्टिमुलस है। तो हमने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एक कंडीशन स्टिमुलस दिया और हमने सैलिवेशन यानी एक नेचुरल रिस्पॉन्स को इलिसिट करवाया। तो इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। यूजली इलिसिट्स इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। इसमें जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो इनवॉलेंट्री होंगे, जैसे सैलिवेशन एक बिल्कुल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। पेवलोव्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स। तो पेवलोव्स ने इसकी एग्जांपल दी हुई है क्योंकि उसने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स किए हुए हैं। रिंगिंग द बेल प्रोवोक्ड सैलिवेशन। जब वो बेल को रिंग करता था तो डॉग्स के अंदर सैलिवेशन जो है वो प्रोवोक्ड हो रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जो है वो किसी नेचुरल रिस्पॉन्स को इलिसिट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, लेकिन हमें पहले हमें ये करना होगा कि हम पहले अनकंडीशन स्टिमुलस ही देंगे, लेकिन उसमें फिर हम कंडीशन स्टिमुलस का भी ऐसा ऐसा यूज़ करने लगेंगे। तो अवेंचुअली ऐसा होगा कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कम्प्लीटली जो है वो कंडीशन स्टिमुलस के थ्रू प्रोड्यूस होने लग जाएगा। पहले हमें कंडीशन और अनकंडीशन दोनों देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में अवेंचुअली ऐसा होगा कि जो रिस्पॉन्स है वो कम्प्लीटली कंडीशन स्टिमुलस पे रिलाई करेगा। जैसे डॉग्स में अब सैलिवेशन कम्प्लीटली बेल के रिंगिंग होने की वजह से हो रही है, क्योंकि उन्हें बेल के रिंगिंग से याद आएगा फूड, जो कि पहले बेल के साथ दिया जा रहा था। इसके बाद आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग इन विच अ पार्टिकुलर एक्शन इज एलिसिटेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ पनिशमेंट और रिवार्ड। Operant condition in the learning in which a particular action is elicited because it produces the punishment or reward। ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम पार्टिकुलर एक्शन या पार्टिकुलर रिस्पॉन्स को जो है वो इलिसिट करेंगे, तो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ पनिशमेंट और रिवार्ड, पनिशमेंट और रिवार्ड के ज़रिए। तो यूजली इलिसिट्स वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज। इसमें वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज हो रहे होंगे। अब इसकी आगे जो है वो 3 टाइप्स हैं या 3 तरीक़ों से हम ये ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी ऐसी किस्म की लर्निंग करवा सकते हैं। एक तो इसमें है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में जो हमारा टारगेट बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, उसको हम इंक्रीज़ कर रहे होंगे। हम अपने टारगेट बिहेवियर को या रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम जिससे हमें ये करवाना है, टारगेट बिहेवियर और रिस्पॉन्स अचीव करवाना है, उसको हम डिज़ायर्ड रिवार्ड दे दें, यानी जो रिवार्ड उसको चाहिए वो हम उसको दे दें। तो इस तरीके से हम उसके बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो होमवर्क नहीं कर रहा, तो हमने उसे कहा कि हम तुम्हें कैंडीज देंगे अगर तुम होमवर्क करो, तो ये एक डिज़ायर्ड रिवार्ड है। तो इस तरीके से हम उसके बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। जो होमवर्क जो हम चाह रहे हैं कि उससे करवा सकें वो हम करवा सकेंगे। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और रिमूवल ऑफ इवर्सिव स्टिमुलस यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो दूसरा ये है कि हम उस अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव कर दें जिसकी वजह से जो बच्चा है वो होमवर्क नहीं कर रहा। तो उस स्टिमुलस को रिमूव करना या उसको रिवार्ड देना, दोनों तरीक़ों से जो है वो बिहेवियर जो है, जो हमारा डिज़ायर्ड है, जो हम टारगेट बिहेवियर है, वो हम अचीव कर लेंगे। इसके बाद आता है पनिशमेंट, द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द अवर्सिव स्टिमुलस। अब पनिशमेंट में हमने जो बिहेवियर है उसको हमने डिक्रीज़ करना है।
यानी कोई ऐसा बिहेवियर है जो हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं है। तो इसमें हम जो है वो पनिशमेंट के थ्रू जो है वो मदद ले सकते हैं। लेकिन पनिशमेंट में भी पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होगा कि जो अवर्सिव स्टिमुलस है, जो मतलब जो चाइल्ड को पसंद नहीं है, वो हम उसको बार बार इस तरह से कर रहे हैं ताकि वो उसको पनिशमेंट दे रहे हैं बार बार, ताकि वो उस काम से हट जाए, उस बिहेवियर को छोड़ दे। और रिमूवल ऑफ डिज़ायर्ड रिवार्ड, और या तो हम उसका रिवार्ड जो है वो उसको नहीं देंगे, उसका जो डिज़ायर्ड रिवार्ड है उसको रिमूव कर देंगे। जैसे हम जो है वो कोई चीज़ अगर चाइल्ड को पसंद है तो वो हम चीज़ उससे छीन लेंगे कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें नहीं देंगे। तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव पनिशमेंट होगी। और दूसरे में ये कि जो इवर्सिव स्टिमुलस है उसके रिपीटेड एप्लीकेशंस करेंगे, जैसे चाइल्ड को थप्पड़ वगैरह मारना जो है वो एक तरह की पनिशमेंट होती है, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। और ये चाइल्ड के लिए एक इवर्सिव स्टिमुलस होता है, एक बुरा स्टिमुलस होता है, टू एक्सटिंग्विश अनवांटेड बिहेवियर, ताकि हम अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म कर सकें। एक्सटेंशन, इसमें हम करेंगे रेनफोर्समेंट के डिसकॉन्टिन्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ना हम डिज़ायर्ड रिवार्ड देंगे। तो एक्सटेंशन में जो है वो हम जो रेनफोर्समेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी डिसकॉन्टिन्यूशन कर देंगे। यानी एक तरह से हम चाइल्ड को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होंगे, ना तो हम उसको डिज़ायर्ड रिवार्ड दे रहे होंगे और ना ही हम उसके जो अवर्सिव स्टिमुलस है उसका रिमूवल कर रहे होंगे। तो दोनों तरीके जो हैं वो रेनफोर्समेंट के हम इसमें बंद कर देंगे। एक तरह से इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम चाइल्ड को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। क्या ना करी ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये वाली चीज़ जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हो सकती है। तो यहाँ पे है द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे इंक्रीज बिहेवियर और डिक्रीज बिहेवियर लिख देना हमने, और एक ऊपर वाली जगह पे हमने लिखना है ऐड स्टिमुलस, और फिर हमने नीचे लिखना है रिमूव स्टिमुलस। तो इंक्रीज बिहेवियर जो है वो रेनफोर्समेंट के ज़रिए होता है, तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। डिक्रीज बिहेवियर जो है वो हम पनिशमेंट के ज़रिए करते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। ट्रांसफेरेंस एंड द काउंटर ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस जो है वो पेशेंट प्रोजेक्ट्स फीलिंग्स अबाउट फॉर्मेटिव और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इनटू फिजिशियन। तो ट्रांसफेरेंस में ये होता है कि पेशेंट की जो फीलिंग्स होती हैं किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए, वो फिजिशियन से वो वाली फीलिंग्स जोड़ने लग जाता है। इसको हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट से सीन एज अ पेरेंट। जैसे पेशेंट को ये लगना शुरू हो जाए कि कोई साइकेट्रिस्ट जो है वो उसका पेरेंट है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। यानी पेशेंट की जो फीलिंग्स फिजिशियंस के लिए जो होती हैं, जो उसने अपनी ज़िंदगी के किसी और इम्पोर्टेंट पर्सन की फीलिंग्स फिजिशियन में देखी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में इसके बिल्कुल उलट हो जाएगा। इसमें फिजिशियन अपनी जो फीलिंग्स हैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए वो पेशेंट से जोड़ लेगा। इसको कहते हैं पेशेंट, जैसे इसमें एग्जांपल है पेशेंट रिमाइंड्स फिजिशियन ऑफ यंगर सिबलिंग। अगर पेशेंट को देख के अपने यंगर सिबलिंग की याद आ रही है और यंगर सिबलिंग से जो फीलिंग्स होती हैं वो पेशेंट से रखना स्टार्ट कर दो, तो ये काउंटर ट्रांसफेरेंस में आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ईगो डिफेंसेस। Thoughts and behaviors, voluntary or involuntary, used to resolve conflict and prevent undesirable feelings. ईगो डिफेंसेस में हम कुछ थॉट्स और बिहेवियर्स जो हैं वो उनका एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, थॉट्स और बिहेवियर्स का, ठीक है। यूज़ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। एंड प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स, और अपने अंदर अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स को प्रिवेंट कर सकें, जैसे एनजाइटी और डिप्रेशन। तो इनको हम कहते हैं ईगो डिफेंसेस, यानी कि एक सेट बना लेना थॉट्स और बिहेवियर्स का, जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकें और अपने अंदर अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स को प्रिवेंट कर सकें। इसमें है जो डिफरेंट डिफेंसेस आ रहे हैं, पहले उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन हुई हुई है। एक तो यहाँ पे इमेच्योर डिफेंसेस हैं और आगे हम पढ़ेंगे मैच्योर डिफेंसेस। इमेच्योर डिफेंसेस में एक्टिंग आउट, सबकॉन्शियसली कॉपिंग विद स्ट्रेसर्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग एक्शंस rather than रिफ्लेक्शंस और फीलिंग्स, ठीक है। अब सबकॉन्शियसली जो है वो पेशेंट जो होगा वो सबकॉन्शियसली डिफरेंट स्ट्रेसर्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोप कर रहा होगा, लेकिन वो अपने एक्शंस के थ्रू कर रहा होगा, ना कि अपनी फीलिंग्स और रिफ्लेक्शंस के थ्रू कर रहा होगा। अब पेशेंट गिव्स थेरेपी अपॉइंटमेंट्स आफ्टर डीप डिस्कम्फर्ट फ्रॉम डीलिंग विद हिज पास्ट, ठीक है। अब जो पेशेंट है उसको थेरेपी अपॉइंटमेंट्स पसंद नहीं है
क्योंकि उसको बहुत ही डीप डिस्कम्फर्ट मिल रहा होता है फ्रॉम डीलिंग विद हिज पास्ट, क्योंकि उसके अंदर उसको एक डीप डिस्कम्फर्ट महसूस होता है जब वो उस थेरेपी अपॉइंटमेंट्स के दौरान अपने पास्ट के बारे में सोचता है, तो उसे बहुत ही डीप डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो इस अपॉइंटमेंट्स को स्किप करता चला जा रहा है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो इसको कहते हैं एक्टिंग आउट, यानी सबकॉन्शियसली हम अपने एक्शंस के थ्रू उन चीज़ों को प्रिवेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जो है वो स्किप कर रहे हों क्योंकि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं हैं, और ये काम अपने एक्शंस के थ्रू कर रहे हो, ना कि अपनी फीलिंग्स के ज़रिए। तो इसको कहते हैं एक्टिंग आउट। इसके बाद है डिनायल, अवॉइडिंग द अवेयरनेस ऑफ सम पेनफुल रियलिटी। तो इसमें यह है कि एक पेनफुल रियलिटी है लेकिन हम उसकी अवेयरनेस को अवॉइड कर रहे हैं। अ पेशेंट विद कैंसर प्लान्स अ फुल टाइम वर्क शेड्यूल डिस्पाइट बीइंग वार्नड ऑफ सिग्निफिकेंट फटीग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। अब इसमें यह है कि पेशेंट जो है वो कैंसर का पेशेंट है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसको फटीग बहुत ही ज़्यादा हुआ हुआ, एक पेनफुल रियलिटी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो एक फुल टाइम वर्क शेड्यूल बना रहा है। तो यानी उसने जो है वो पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, उसको डिनाई किया हुआ है और अपने जो है वो अपने आप को बिजी रख रहा है। डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्शन ऑफ इमोशंस और इम्पल्सेस टू अ न्यूट्रल पर्सन और ऑब्जेक्ट वर्सेस प्रोजेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कंपेयर करेंगे प्रोजेक्शन के साथ जो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं और डिफरेंट इम्पल्सेस हैं किसी और वजह से हैं, लेकिन वो हम उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को हमने किसी न्यूट्रल पर्सन और ऑब्जेक्ट की तरफ कर दिया है। आफ्टर बीइंग reprimanded by her principal, a frustrated teacher returns home and criticizes her wife's cooking instead of confronting the principal directly। तो यहाँ पे मेरे ख्याल हर नहीं आना था, यहाँ पे हिज आना था। तो फ्रस्ट्रेटेड टीचर रिटर्न्स होम एंड क्रिटिसाइजेज हिज वाइफ्स आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जो अच्छा, आफ्टर बीइंग रिप्रीमेंटेड बाय हर प्रिंसिपल, तो इसमें यह है कि जो प्रिंसिपल है उसने किसी की जो है वो डांट डपट की है और टीचर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो अपने घर जाके जो है वो वाइफ की कुकिंग पे जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग द प्रिंसिपल डायरेक्टली। यानी कि जो इमोशंस और इम्पल्सेस उसके प्रिंसिपल के लिए थे वो उसने रीडायरेक्ट कर दिए टू हिज वाइफ्स कुकिंग। तो ये चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। Dissociation is a temporary, drastic change in personality, memory, consciousness और motor behavior to avoid emotional stress। डिसोसिएशन में ये होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, अपनी मेमोरी को, अपनी कॉन्शियसनेस को, बिहेवियर को, सब चीज़ों को हम टेम्पोरली बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं टू अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस, ताकि हम इमोशनल स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। पेशेंट हैज़ इनकम्प्लीट और नो मेमोरी ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। पेशेंट के अंदर जो है वो इनकम्प्लीट या फिर कोई भी मेमोरी ट्रॉमेटिक इवेंट की नहीं होती। ये डिसोसिएशन वाली चीज़ जो है ये हमें सेक्सुअल अब्यूज़ के सर्वाइवर में मिलेगी, क्योंकि जब भी वो सर्वाइवर जो है वो अब्यूज़र को देखेगी तो उसको सडनली उसकी पर्सनालिटी सडनली चेंज हो जाएगी और वो नम एंड अटैच हो जाएगी। तो ये चीज़ है डिसोसिएशन। फिक्सेशन, पार्शली रिमेनिंग एट अ मोर चाइल्डिश लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो चाइल्डिश लेवल होता है डेवलपमेंट का, वहाँ पे चले जाना, पार्शली यानी पूरी तरह से भी नहीं, लेकिन जो काम चाइल्डिश मतलब चाइल्डहुड के दौरान किए थे वो काम बड़े होने के बाद भी करना, तो इसको हम कहते हैं फिक्सेशन। और ये चीज़ ज़्यादा तब की जाती है जब स्ट्रेस ज़्यादा हो, जब स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो काम स्टार्ट कर देना जो आपने अपने चाइल्डहुड में किए हुए हैं। अ कॉलेज स्टूडेंट स्टडिंग फॉर अ स्ट्रेसफुल एग्जाम बिगिन सकिंग हर थम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सकिंग जो है वो थम की सकिंग जो है वो काफ़ी बच्चे करते हैं अपनी चाइल्डहुड के दौरान। तो कॉलेज स्टूडेंट को जब बहुत ही स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम आया तो उसने स्ट्रेस से बचने के लिए अपने अंदर जो चाइल्डहुड के दौरान जो चीज़ें की थी वो स्टार्ट कर दी हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिक्सेशन। आइडियलाइजेशन, एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स वाइल इग्नोरिंग नेगेटिव थॉट्स। आइडियलाइजेशन में जो है वो हम अपनी ज़ात के बारे में और अगलों के बारे में एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं और नेगेटिव थॉट्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अ पेशेंट बोस्ट्स अबाउट हिज फिजिशियन एंड हिज अकम्पलिशमेंट वाइल इग्नोरिंग एनी फ्लॉज। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो अपने फिजिशियन के बारे में बहुत तारीफ़ें कर रहा है
और उसकी अकम्पलिशमेंट के बारे में, अबाउट हिज फिजिशियन एंड हिज अकम्पलिशमेंट वाइल इग्नोरिंग, और कोई भी फ्लॉज जो हैं वो उनका जिक्र नहीं कर रहा, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। आइडेंटिफिकेशन Identification is largely unconscious assumptions of the characteristic qualities or traits of another person or group। तो इसमें जो है वो अनकॉन्शियस यानी कि बिल्कुल ही अनअवेयर किस्म की assumptions होती हैं, और अगले इंसान के बारे में या किसी ग्रुप के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ और ट्रेड्स हैं उनके बारे में लार्जली अनकॉन्शियस assumptions होने को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अ रेजिडेंट स्टार्ट्स पुटिंग हर स्टेथोस्कोप इन हर पॉकेट लाइक हर फेवरेट अटेंडिंग। एक रेजिडेंट है, ठीक है, उसने अपने स्टेथोस्कोप को जो है वो पॉकेट में रखना शुरू कर दिया है, लाइक हर फेवरेट अटेंडिंग इंस्टेड ऑफ वियरिंग इट अराउंड हर नेक लाइक बिफोर। तो ये जो एग्जांपल है वो आइडेंटिफिकेशन में मेरी समझ में तो नहीं आई, क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन वाली बात तो नहीं नज़र आई, क्योंकि इसमें कोई अनकॉन्शियस असम्पशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ और ट्रेड्स ऑफ अनदर पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने बारे में शायद है, लेकिन अनदर पर्सन के बारे में यहाँ पे कोई जो है वो अनकॉन्शियस असम्पशन नज़र नहीं आई। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इस वजह से आइडेंटिफिकेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज़ एन ईगो डिफेंस और द मेंटल मैकेनिज्म through which an individual in varying degree makes himself or herself like someone else. He identifies with another person. This results in the unconscious taking over of the various elements of another। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी आइडेंटिफिकेशन की एग्जांपल की भी अब समझ में आ गई कि एक रेजिडेंट है, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने डॉक्टर की तरह की अपनी अपीयरेंस बनाई हुई है ताकि वो अपने आप को एक डॉक्टर की तरह आइडेंटिफाई कर सके। तो ये चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। तो उसके बाद हम देखते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक टू इमोशनली डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फैक्ट्स और लॉजिक को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डिस्टेंस कर सकें। अ पेशेंट डायग्नोज विद कैंसर डिस्कसेस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। तो इसमें जो पेशेंट है वो डिफरेंट फैक्ट्स और लॉजिक्स का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया तो वो उसकी सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करेगा, डिस्कस करेगा, ताकि वो फैक्ट्स और लॉजिक्स के थ्रू ही अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर रख सके कि कैंसर से कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितना नहीं पहुंचा सकता। आइसोलेशन ऑफ अ फैक्टर, सेपरेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम आइडियाज़ एंड इवेंट्स। तो इसमें फीलिंग्स को अपने आइडियाज़ और इवेंट्स से दूर रखने का नाम है आइसोलेशन। डिस्क्राइबिंग मर्डर इन ग्राफिक डिटेल विद नो इमोशनल रिस्पॉन्स। तो इसमें मर्डर को डिस्क्राइब किया जा रहा है ग्राफिक डिटेल में, लेकिन उसमें कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये चीज़ है आइसोलेशन। फीलिंग्स को बिल्कुल ही सेपरेट कर देना अपने आइडियाज़ और इवेंट से, इसको कहते हैं आइसोलेशन। पैसिव एग्रेशन, demonstrating hostile feelings in a non-confrontational manner showing indirect opposition। तो इसमें जो hostile feelings हैं उनको सही confrontation manner में जो है वो represent ना करना, बल्कि indirect opposition का इजहार करना, तो ये है passive aggression। A disgruntled employee is repeatedly late to work but won't admit it is a way to get back at the manager। ठीक है, तो एक एम्प्लॉई है वो अपने काम से अनसेटिस्फाइड है, लेकिन वो इस चीज़ की जो है वो इस चीज़ को रिपीटेडली जो है वो इसको सही तरीके से लेकर नहीं चल रहा, बल्कि रिपीटेडली लेट टू वर्क, अपने काम पे जो है वो लेट जा रहा है और इसको सही तरीके से जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा। तो ये चीज़ पैसिव एग्रेशन है। प्रोजेक्शन, attributing an unacceptable internal impulse to an external source। ठीक है, तो प्रोजेक्शन में क्या है कि हमारे अपने अंदर जो एक अनअक्सेप्टेबल इंटरनल इम्पल्स होगी उसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देना है। ठीक है, अपने अंदर की इंटरनल इम्पल्स को किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ने का नाम है प्रोजेक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अ मैन हु वांट्स टू चीट ऑन हिज वाइफ
एक्सक्यूजेस हिज वाइफ ऑफ बीन अनफेथफुल। ठीक है, तो इसमें यह है कि एक बंदा है जो अपनी वाइफ को चीट करना चाह रहा है, तो उसने पहले ही अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि उसकी वाइफ अनफेथफुल है। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि जो मतलब कि इमोशंस और इम्पल्सेस किसी और के लिए थी, पर वो निकाली किसी न्यूट्रल पर्सन पर गई थी, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन अपने 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 अंदर की जो इंटरनल इम्पल्स है, अपने लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसको एक्सटर्नल सोर्स पे अप्लाई करना, एट्रीब्यूट करने का नाम प्रोजेक्शन है। दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है द रेशनलाइजेशन और सर्टिंग प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर events that actually occurred for other reasons actually to avoid usually to avoid self blame। तो इसमें यह है कि कुछ इवेंट्स हैं जो किसी और वजह से हुए थे, लेकिन उनके लिए एक बड़ी ही सही एक्सप्लेनेशन देना ताकि अपने सेल्फ ब्लेम को अवॉइड कर सकें। एन एम्प्लॉय हु वाज रिसेंटली फायर्ड क्लेम्स दैट द जॉब वाज नॉट इम्पॉर्टेंट एनीवे। एक एम्प्लॉय है जिसको जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो ये क्लेम कर रहा है कि जॉब इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी। रिएक्शन फॉर्मेशन रिप्लेसिंग अ वर्ड ऑफ आइडिया और फीलिंग विद एन एम्फेसिस ऑन इट्स ऑपोजिट। तो इसमें यह है कि एक आइडिया और फीलिंग है विद एन एम्फेसिस ऑन इट्स ऑपोजिट। ठीक है, जो आइडिया और फीलिंग अपने अंदर आ रही है, रिएक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोड्यूस करना है। अ स्टेप फादर ट्रीट्स अ चाइल्ड ही रिसेंट्स। स्टेप फादर जो है वो जो जिस चाइल्ड को वो नफरत करता है, रिसेंट्स विद एक्सेसिव नर्चरिंग एंड ओवर प्रोटेक्शन, उसको वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग और ओवर प्रोटेक्शन कर रहा है, यानी कि दिल में उसके बिल्कुल ही रिसेंटमेंट चल रही है, नफरत चल रही है, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। तो ये है द रिएक्शन फॉर्मेशन। रिग्रेशन इनवॉलंटरली टर्निंग बैक द मैचुरेशनल क्लॉक टू बिहेवियर्स प्रीवियसली डिमॉन्स्ट्रेटेड अंडर स्ट्रेस। रिग्रेशन में ये होता है कि जो मैचुरेशनल क्लॉक है, यानी कि जो एक्ट्स हैं जो सीखे जा चुके हैं, जो मेच्योर एक्ट्स सीखे जा चुके हैं, उनको दोबारा से जो है वो चाइल्डहुड अफेक्ट्स में उन बिहेवियर में दोबारा से कन्वर्ट कर देना जो सीखने से पहले थे। इनवॉलंटरली टर्निंग बैक द मैचुरेशनल क्लॉक, ये चीज़ इनवॉलंटरली होगी। ठीक है, इसमें हम मैचुरेशनल क्लॉक को उन बिहेवियर्स में दोबारा से टर्न बैक कर देंगे जो हमें अंडर स्ट्रेस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी। अब प्रीवियसली टॉयलेट ट्रेंड चाइल्ड, जिसको पहले से टॉयलेट ट्रेंड कर लिया गया था, बिगिंस बेड वेटिंग अगेन फॉलोइंग द बर्थ ऑफ अ सिबलिंग, तो वो दोबारा से बेड वेटिंग स्टार्ट कर देगा फॉलोइंग बर्थ ऑफ अ सिबलिंग। इसे कहते हैं रिग्रेशन, यानी कि जो चीज़ सीखी जा चुकी है मेच्योरली और बाद में उसको दोबारा से छोड़ देना उस चीज़ को दोबारा से, क्योंकि वो जो बिहेवियर सिखाया गया था वो हमें डिमॉन्स्ट्रेटेड अंडर स्ट्रेस था। इसको फिक्सेशन से कंपेयर किया हुआ है। तो फिक्सेशन में ये होता है कि किसी स्ट्रेसफुल चीज़ से बचने के लिए चाइल्डहुड वाली जो है वो हरकतें शुरू कर देता है इंसान इसमें। तो इसका यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पार्शली रिमेनिंग एट अ मोर चाइल्डिश लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट स्टडिंग फॉर अ स्ट्रेसफुल एग्जाम, स्ट्रेस आई और कॉलेज स्टूडेंट ने वो हरकतें स्टार्ट कर दी जो वो अपने चाइल्डहुड में करता था, तो इसको कहते हैं फिक्सेशन। इसके बाद है रिप्रेशन, इनवॉलंटरली विद होल्डिंग एन आइडिया और फीलिंग फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस। रिप्रेशन में ये होता है कि कोई आइडिया और फीलिंग जो है उसको कॉन्शियस अवेयरनेस से खुद रोक के रखना, विद होल्ड यानी रोक के रखना। तो इनवॉलंटरली होता है। ठीक है, ये मतलब इसमें जो है वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया जा रहा, कोई आइडिया या फीलिंग को कॉन्शियस अवेयरनेस से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। इसको कंपेयर कर रहे हैं सप्रेशन के साथ। तो रिप्रेशन में जो है ये चीज़ इनवॉलंटरली हो रही है, यानी कि पेशेंट को खुद भी नहीं पता कि वो इस तरह कर रहा है, लेकिन सप्रेशन में जो पेशेंट है वो इंटेंशनली अपने किसी आइडिया या फीलिंग को कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर रखता है। 20-year-old does not remember going to counseling during his parents' divorce 10 years earlier। तो 20-year-old को ये याद ही नहीं है कि वो काउंसलिंग सेशंस लिया करता था जब उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई थी आज से 10 साल पहले। स्प्लिटिंग, बिलीविंग दैट ऑल पीपल आर इधर गुड और ऑल बैड एट डिफरेंट टाइम्स ड्यू टू द इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी कॉमन इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
तो इसमें यह है कि पेशेंट का ये बिलीव होता है कि या तो इंसान बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा होता है एट डिफरेंट टाइम्स ड्यू टू द इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी को देख लेते हैं और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी। एम्बिग्विटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें ये एम्बिग्विटी को हम ओपन माइंडेडनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन को के लिए ओपन होने को हम कहते हैं एम्बिग्विटी। इन एग्जैक्टनेस, ठीक है, तो इसमें जो है वो इसको इन एग्जैक्टनेस भी कह सकते हैं। Borderline personality disorder is a mental illness that severely impacts a person's ability to regulate their emotions. ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें जो पेशेंट है वो अपने इमोशंस को जो है वो सही से रेगुलेट नहीं कर पाता। दिस लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल कैन इंक्रीज इम्पल्सिविटी, अफेक्ट हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट देमसेल्व्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, तो इस लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल की वजह से इम्पल्सिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और पर्सन को नहीं पता कि वो अपने बारे में कैसा फील कर रहा है, और नेगेटिवली इम्पैक्ट, और इस वजह से उसके जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो इसमें देखते हैं इम्पल्सिविटी को। इन साइकोपैथोलॉजी इम्पल्सिविटी इज डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज। फास्ट रिएक्शन विदाउट थिंकिंग एंड कॉन्शियस जजमेंट। ठीक है, एकदम से रिएक्शन करना सोचे बगैर और कोई कॉन्शियस जजमेंट किए बगैर। एक्टिंग विदाउट इनफ थिंकिंग एंड अ टेंडेंसी टू एक्ट विद लेस थिंकिंग कंपेयर टू द अदर्स हु हैव सिमिलर लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी। तो ये होती है इम्पल्सिविटी। बिलीविंग दैट पीपल आर ऑल इधर गुड और ऑल बैड एट डिफरेंट टाइम्स, द इंटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, तो इनटॉलरेंस नहीं होती, एम्बिग्विटी नहीं होगी। कॉमन इन द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ये ज़्यादातर देखी गई है। अ पेशेंट सेज दैट ऑल द नर्सेज आर कोल्ड एंड इनसेंसिटिव बट द फिजिशियंस आर वार्म एंड फ्रेंडली। तो पेशेंट को ये लग रहा है कि सारी की सारी नर्सेज जो हैं वो कोल्ड और इनसेंसिटिव हैं। ठीक है, यानी कि बेहिस हैं, जबकि फिजिशियंस जो हैं वो सारे के सारे फ्रेंडली हैं। उसके बाद द मेच्योर डिफेंसेस। मेच्योर डिफेंसेस में आते हैं सप्लीमेशन, अल्ट्रुइज्म और सप्रेशन और ह्यूमर, और एक आगे यहाँ पे है ग्रीफ। तो नहीं, ग्रीफ डिफरेंट टॉपिक है, इसमें जो है वो 4 ही आते हैं। तो सब्लिमेशन रिप्लेसिंग एन अनएक्सेप्टेबल विश विद अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सिमिलर टू द विश बट सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, सब्लिमेशन में ये होता है कि कोई अनएक्सेप्टेबल विश होती है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो अपने एक्शन के थ्रू किसी और एक्शन से उसको रिप्लेस कर देते हैं जो हमारी उस अनएक्सेप्टेबल विश के सिमिलर हो और सोशली एक्सेप्टेबल भी हो। यानी कि कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल विश जो है उसको हम सोशली एक्सेप्टेबल विश के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, किसी कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू। A teenager's aggression towards her parents because of their high expectations is channeled into excelling in sports। ठीक है, तो इसमें ये जो था टीनेजर्स एग्रेशन है टुवार्ड्स देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें यह है कि जो एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स है वो कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। तो टीनेजर ने जो उसकी एग्रेशन थी कि उसके पेरेंट्स को उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी स्टडी में, तो उसने जो है वो स्पोर्ट्स में एक्सेल करके अपनी विश को जो है वो पूरा भी कर लिया है, अपनी अनएक्सेप्टेबल विश को जो है वो इस तरह से एक्सेप्टेबल करवा लिया है। अल्ट्रुइज्म alleviating negative feelings via unsolicited generosity which provides a gratification versus reaction formation। ठीक है, सब्लिमेशन में भी रिएक्शन फॉर्मेशन से, रिएक्शन फॉर्मेशन में तो ये होता है कि फीलिंग्स किसी के बारे में बहुत नेगेटिव हों, हॉस्टाइल हों, ठीक है, लेकिन एक्शन जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो। और जैसे इसमें एग्जांपल थी रिएक्शन फॉर्मेशन में स्टेप फादर की, जो अपने चाइल्ड से वैसे तो नफरत करता है लेकिन उसकी ओवर प्रोटेक्शन और नर्चरिंग कर रहा है। अल्ट्रुइज्म, इसमें नेगेटिव फीलिंग्स को जो है वो एलिविएट किया गया है, ठीक है, वाया अनसॉलिसिटेड जनरोसिटी। ये देखते हैं अनसॉलिसिटेड जनरोसिटी। तो अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है कि जिसके लिए पूछा ना गया हो या मांगी ना गई हो।
तो ऐसी जनरोसिटी करके वो जो है वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एलिविएट कर रहा है, विच प्रोवाइड्स ग्रेटिफिकेशन, जिससे उसको ग्रेटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, यानी सेटिस्फैक्शन मिलती है। अ माफिया बॉस मेक्स अ लार्ज डोनेशन टू चैरिटी, ठीक है। तो ये है कि जो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसके बदले में उसने उनको एलिविएट करने के लिए तो अनसॉलिसिटेड जनरोसिटी की है ताकि उसको ग्रेटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद है सप्रेशन, इन इंटेंशनली विद होल्डिंग एन आइडिया और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस वर्सेस रिप्रेशन। रिप्रेशन में यही चीज़ जो है वो इनवॉलंटरली हो रही होती है और यहाँ पे इंटेंशनली हो रही है। एन एथलीट फोकस ऑन द अदर टास्क टू प्रिवेंट वरिंग अबाउट एन इंपॉर्टेंट अपकमिंग मैच। एक एथलीट है वो अपने दूसरे टास्क जो है उन पे फोकस कर रहा है ताकि वो अपकमिंग मैच के लिए वरी ना हो। ह्यूमर, लाइट हार्टेडली एक्सप्रेसिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग्स टू शिफ्ट द इंटरनल फोकस अवे फ्रॉम द डिस्ट्रेस, ठीक है। इसमें हमने लाइट हार्टेडली जो है वो अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है ताकि हम अपने अंदर का जो फोकस है उसे हम डिस्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस से उसको हटा सकें। तो हमारे अंदर जो फोकस था वो स्ट्रेस पे चल रहा था, तो हमने अपनी एक्सप्रेशंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के बारे में लाइट हार्टेडली स्टार्ट कर दिए ताकि हम अपने इंटरनल फोकस को डिस्ट्रेस से दूर करें। अ नर्वस मेडिकल स्टूडेंट जोक्स अबाउट द बोर्ड्स, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट वैसे तो नर्वस है लेकिन वो बोर्ड्स के बारे में जोक्स कर रहा है, तो इसको कहते हैं ह्यूमर। तो मेच्योर अडल्ट्स वियर अ सैश, SASH, सब्लिमेशन, अल्ट्रोइज्म, सप्रेशन और ह्यूमर, दीज आर ऑल द मेच्योर डिफेंसेस। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीफ, द नेचुरल फीलिंग दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ डेथ ऑफ लव्ड वन। ये एक नेचुरल फीलिंग है जो होती है जब डेथ ऑफ लव्ड वन हो जाती है। सिम्टम्स एंड ट्रैजेक्टरी वेरी फॉर ईच इंडिविजुअल, आर स्पेसिफिक टू ईच लॉस एंड डू नॉट फॉलो अ फिक्स सीरीज ऑफ स्टेजेस, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं और ट्रैजेक्टरी है वो वेरी कर रही है फॉर ईच इंडिविजुअल, स्पेसिफिक टू ईच लॉस है, हर लॉस के हिसाब से है, एंड डू नॉट फॉलो अ फिक्स सीरीज ऑफ स्टेजेस, और इसकी कोई सीरीज ऑफ स्टेजेस नहीं है। इन एडिशन टू गिल्ट, सैडनेस एंड यर्निंग, patients may experience somatic symptoms, hallucinations of the deceased, and the transient episodes of wishing they had died with or instead of their loved one। तो गिल्ट होता है, ठीक है, और सैडनेस एंड यर्निंग कहते हैं तमन्ना करने को, ख्वाहिश करने को। पेशेंट्स में एक्सपीरियंस सोमैटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यर्निंग कहते हैं द फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो इंटेंस किस्म की लॉन्गिंग किसी चीज़ के लिए रखना, इंटेंस डिज़ायर रखना किसी चीज़ के लिए, तो उसको कहते हैं यर्निंग, ठीक है। इन्वॉल्विंग ऑन एक्सप्रेसिंग यर्निंग होप। इसके बाद आता है पेशेंट्स में एक्सपीरियंस सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं फिजिकल सिम्टम्स को, जैसे पेन या फटीग वगैरह होना। हेलुसिनेशंस ऑफ द डिजीज, सो द ट्रांजिएंट एपिसोड्स ऑफ विशिंग दे हैड डाइड, और इस तरह के ट्रांजिट एपिसोड्स होने क्योंकि विश हो कि वो या तो अपने लव्ड वन के साथ मर गए होते या उनकी जगह मर गए होते। टिपिकल एक्यूट ग्रीफ इज़ टाइम लिमिटेड, जो टिपिकल एक्यूट ग्रीफ है वो टाइम लिमिटेड होती है। जो उनसे टिपिकल एक्यूट ग्रीफ होती है वो तो टाइम लिमिटेड होती है। अडेप्टेशन विद इन द 6 months एंड इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ 6 months के लिए होती है। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होती है वो उसको हम परसिस्टेंट कॉम्प्लेक्स ब्रीवमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। कैन बी डायग्नोस इफ थॉट्स आर परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड। अगर हम देखें ये जो ग्रीफ है ये इससे जुड़ी हुई जो थॉट्स हैं वो परसिस्टेंट हैं और प्रोलॉन्ग्ड हो गई हैं। सिग्निफिकेंटली इम्पेयर फंक्शनिंग, और फंक्शनिंग को भी इम्पेयर करना स्टार्ट कर दिया है। एंड डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर अनदर डिसऑर्डर, और जो क्राइटेरिया है वो किसी और डिसऑर्डर के लिए भी मीट नहीं हो रहा, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ग्रीफ की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, एक टिपिकल एक्यूट ग्रीफ और एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है। जो टिपिकल एक्यूट ग्रीफ है वो तो वही है जो सी किसी ना किसी वजह से जो ग्रीफ हो जाती है, तो इसकी अडेप्टेशन वजह से 6 months होती हैं और ये कोई डिसऑर्डर नहीं होता। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है वो हमें डायग्नोस अब तब होगी जब ग्रीफ से जुड़ी हुई थॉट्स जो हैं वो परसिस्टेंट और प्रोलॉन्ग्ड हों और वो फंक्शनिंग को भी इम्पेयर कर रही हों और वो किसी और डिसऑर्डर से जो क्राइटेरिया है वो मैच ना कर रहा हो, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले जो उसमें सिम्टम्स हैं वो ना हों।
नॉर्मल इन्फेंट एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्फेंट और चाइल्ड की नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है? माइलस्टोन डेट्स आर रेंजेस दैट हैव बीन अप्रॉक्सीमेटेड एंड वेरी बाय सोर्स। तो इसमें उन्होंने माइलस्टोन की जो माइलस्टोन्स होते हैं उनकी डेट्स दी हुई हैं, वो ऐसी रेंजेस हैं जो अप्रॉक्सीमेट कर ली गई हैं और वेरी बाय सोर्स और वेरी हो सकती हैं बाय सोर्स। चिल्ड्रन नॉट मीटिंग माइलस्टोन्स में नीड, और जो से चिल्ड्रन अपने माइलस्टोन्स को मीट नहीं कर रहे होंगे, दे नीड असेसमेंट फॉर द पोटेंशियल डेवलपमेंटल डिले। तो उनकी असेसमेंट की जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर कोई डेवलपमेंटल डिले चल रहा हो। सबसे पहले इन्फेंट है, फिर टॉडलर है, ठीक है, इन्फेंट, टॉडलर और फिर प्री स्कूल। इन्फेंट जो है वो 0 से 12 मंथ्स के लिए होता है, टॉडलर जो है वो 12 मंथ से 36 मंथ्स के लिए होगा, और प्री स्कूल जो है वो 3 से 5 ईयर्स के लिए होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोटर है, सोशल है, वर्बल, कॉग्निटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं मोटर। मोटर को हम याद रख सकते हैं पेरेंट्स से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 to 12 जो मंथ्स हैं उसमें जो प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, पामर रिफ्लेक्स, बबिंकिस रिफ्लेक्स, ये सारे डिसअपियर होंगे। पोस्चर को देखते हैं तो वो अपना हेड जो है वो प्रॉन, लिफ्ट हेड अप प्रॉन बाय 1 मंथ, rolls and sits by 6 months, crawls by 8 months, stands by 10 months, and walks by 12 to 18 months. Picks, passes toys hand to hand by 6 months, pincer grabs, ठीक है, by 10 months, ठीक है। तो पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट्स बाय 12 मंथ्स, इसमें ये जो पिंसर ग्रैप्स है इसको देख लेते हैं। Pincer grasp refers to using the forefinger or the middle finger and the thumb together to pinch or grasp an object. The pincer grasp is an important fine motor skill that's key to many functions such as self-feeding with fingers or utensils, buttoning and zipping clothing, and even holding a pencil. तो पिंसर ग्रैप्स में ये होता है कि हम अपने फोर फिंगर और थंब को यूज़ करते हैं, या फिर फोर फिंगर और मिडल फिंगर दोनों को थंब के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रैप्स कर सकें या पिंच कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर की स्किल होती है क्योंकि ये सेल्फ फीडिंग के लिए भी यूज़ हो रही होती है और किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, बटनिंग के लिए, जिपिंग के लिए और होल्डिंग अ पेंसिल के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पिंसर ग्रैप्स है वो 10 मंथ्स में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो 12 मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का डिसअपियर होना देखा, पोस्चर का देखा, पिक्स का देखा और हमने पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट्स का देखा। स्टार्ट में हमने देखा कि एक सोशल स्माइल होती है वो 2 मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। एक स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है वो 6 मंथ्स में स्टार्ट होएगी। सेपरेशन एंजाइटी 9 मंथ्स में स्टार्ट होती है। ऑब्जर्विंग ओरिएंट्स, ठीक है, तो ऑब्जर्विंग में हम देखेंगे ओरिएंट्स फर्स्ट टू वॉइस बाय 4 मंथ्स, ठीक है, देन टू नेम एंड गेस्चर बाय 9 मंथ्स। ऑब्जेक्ट, अब ओरिएंट्स में क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा होगा, तो वॉइस का जो रिएक्शन है वो हो रहा होता है 4 मंथ्स में, नेम और गेस्चर का हो रहा होता है 9 मंथ्स में। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बाय 9 मंथ्स। ओराटरी, ठीक है, दी ओराटरी सेज मामा एंड दादा बाय 10 मंथ्स। तो ये जो नेम्स लेके बुलाने वाली चीज़ है ये 10 मंथ्स में हो रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट्स का पता चल रहा होता है बाय द 9 मंथ्स। तो ये ओरिएंट्स का देख लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस देख लेते हैं। तो ओरिएंट का यहाँ पे मीनिंग देखा है तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, जो उनसे सूटेबल नहीं लग रहे। द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट, स्पेशली ईस्ट एशिया, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लस्टर ऑफ द पर्ल भी नहीं हो सकता। सिचुएटेड इन बिलोंगिंग टू द ईस्ट, ओरिएंटल, ये भी नहीं हो सकता। स्पेशली ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स, लस्ट्रस नहीं हो सकता। अलाइन और पोजीशन समथिंग रिलेटिव टू द पॉइंट्स ऑफ अ कंपास और द अदर स्पेसिफाइड पोजीशंस। टेलर और अडेप्ट समथिंग टू स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, ये चीज़ हो सकती है। अडेप्टेशन के जो चीज़ है, अडेप्टेशन के मीनिंग में जो है वो आ सकता है ओरिएंट्स, ठीक है, अडेप्टेशंस कह सकते हैं। और जो कि ओरिएंट वाले वर्ड को जो सबसे सूटेबल लग रहा है वो ये लग रहा है कि टेलर और अडेप्ट समथिंग टू स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस। तो ओरिएंट्स मैंने देखा कि जो फर्स्ट टू द वॉइस है,
दैन टू द नेम एंड गेस्चर, ऑडियंस एक तरह के रिएक्शंस हैं, अडाप्टेशंस हैं। तो वॉइस को होंगे 4 मंथ्स में, और नेम और गेस्चर को हो रहे होंगे 9 मंथ्स में। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ जो यानी ऑब्जेक्ट का पता चल जाना, तो ये चीज़ जो है ये 9 मंथ्स में होगी। लेकिन इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सेंस्ड। तो ये चीज़ जो है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है कि इस चीज़ का बिलीव रखना है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बेशक वो हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम उनको सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टडीड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, द सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट एड्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन सोशल एंड मेंटल कैपेसिटीज़। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो 9 मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद टॉडलर को देखते हैं, तो इसमें जो है वो 3 वर्ड्स हमें याद रखने होंगे, एक चाइल्ड है, एक रियरिंग है और एक वर्किंग है। तो चाइल्ड में सबसे पहले जो है वो क्रूइजेज हैं, टेक फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है, बाय 12 मंथ्स, ठीक है। तो क्रूइजेज क्या होते हैं? क्रूइजिंग डिस्क्राइब्स द बेबी वॉकिंग वाइल होल्डिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। They might use the coffee table to move around or lean from one object to another to work the room. This shows that your teeny spot is learning how to shift weight and balance while taking steps. ठीक है, तो क्रूइजिंग का भी पता चल गया। क्रूइजिंग में जो है वो एक तरह से जो बेबी है वो नया नया जो वॉकिंग स्टार्ट करेगा, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपने आप को खड़ा कर रहा होगा, और इस तरीके से हम देखेंगे कि वो अपने स्टेप्स ले रहा होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं क्रूइजिंग। तो क्रूइजेस हमने देखा है कि 12 मंथ्स में स्टार्ट हो रहे हैं। क्लाइंब स्टेयर्स जो हैं वो 18 मंथ्स में स्टार्ट होंगी। क्यूब्स को एक दूसरे के स्टैक्ट करना, ठीक है, क्यूब्स स्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय 3। कटलरी जो है फीड्स सेल्फ विद फॉर्क एंड स्पून, कटलरी यानी अपने आप को खाना खिलाना फॉर्क या स्पून के ज़रिए। बाय 20 मंथ्स ये चीज़ स्टार्ट होगी। किक्स बॉल, और बॉल को किक करना ये 24 मंथ से स्टार्ट होगी। रियरिंग में एक तो रिक्रिएशन है, रीप्रोचमेंट है और रियलाइजेशन है। रिक्रिएशन पैरेलल प्ले, ठीक है, पैरेलल प्ले रिक्रिएशन को कहते हैं। तो 24 to 36 मंथ्स में होगी। रिप्रोचमेंट मूव्स अवे फ्रॉम एंड रिटर्न्स टू पेरेंट। रिप्रोचमेंट जो है वो यानी अपने पेरेंट्स से दूर जाना और फिर बाद में अपने पेरेंट तक वापस आना, इसको कहते हैं रेप्रोचमेंट। ये 24 मंथ से स्टार्ट होगी। रियलाइजेशन दैट इज़ कोर जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्ड, ठीक है, रियलाइजेशन यानी अपने जेंडर का पता चल जाता है बाय 36 मंथ्स। वर्किंग में हम देखेंगे वर्ड्स यूजेस 20 to 2000 वर्ड्स बाय 2 ईयर्स, ठीक है, 50 से लेके 200 वर्ड्स यूज़ करेगा, ठीक है, बाय 2 ईयर्स एंड 300 प्लस वर्ड्स बाय 3 ईयर्स। तो वर्ड्स जो हैं वो 50 से 200 तक बाय 2 ईयर्स और मोर देन 300 बाय 3 ईयर्स। तो रियरिंग में हमने देखा कि एक पैरेलल प्ले है। पैरेलल प्ले को हम चेक कर लेते हैं। पैरेलल प्ले व्हेन अ चाइल्ड प्लेज अलोंगसाइड और नियर अदर्स बट डज नॉट प्ले विद देम, दिस स्टेज इज रेफर टू एज पैरेलल प्ले। इसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो दूसरों के इर्द गिर्द खेल रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ नहीं खेल रहा होता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अलॉन्ग साइड, यानी उनके बिल्कुल साथ बैठा खेल रहा होगा लेकिन वो उनके साथ नहीं खेल रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल प्ले। तो पैरेलल प्ले जो है वो 24 से 36 मंथ्स के दौरान हो सकता है। उसके बाद आता है प्री स्कूल। डोंट फॉरगेट दे आर स्टिल लर्निंग, ठीक है, डोंट से हमें याद रहेगा एक ड्राइव, ठीक है, ट्राई साइकिल का वो ड्राइव स्टार्ट करेंगे 3 वीक्स एट 3 ईयर्स। ड्राइंग्स करेंगे दैट इज़ कॉपीज लाइंस और सर्कल्स स्टिक फिगर बाय 4 ईयर्स। डेक्सटेरिटी हॉप्स ऑन 1 फुट, डेक्सटेरिटी का मतलब है कि वो 1 फुट पे जो है वो हॉप्स करेंगे, ठीक है, बाय 4 ईयर्स। 4 on 1 फुट, यूजेस बटन्स और जिपर्स एंड ग्रूम्स सेल्फ, ठीक है, अपनी सेल्फ का ग्रूम करेंगे बाय 5 ईयर्स। फॉरगेट दे आर स्टिल, फॉरगेट से हमें याद रखना चाहिए एक फ्रीडम और फ्रेंड्स। फ्रीडम का मतलब है कंफर्टेबली स्पेंड्स पार्ट ऑफ द डे अवे फ्रॉम पेरेंट बाय 3 ईयर्स। फ्रेंड्स कोऑपरेटिव प्ले हैज़ इमेजिनरी फ्रेंड्स बाय 4 ईयर्स, ठीक है, इमेजिनरी फ्रेंड्स यानी वो ज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास कोई और भी है और उसके इस तरह से भी इमेजिन करके खेल रहे होते हैं।
तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव प्ले भी वो करेंगे बाय 4 ईयर्स। लर्निंग में है लैंग्वेज, लैंग्वेज अंडरस्टैंड 1000 वर्ड्स 3 ज़ीरोज़, ठीक है, वर्ड्स बाय द 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स में वो 1000 वर्ड्स जो हैं वो समझना शुरू कर लेंगे। दे यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस एंड प्रपोजिशंस, कंप्लीट सेंटेंसेस और प्रपोजिशंस का यूज़ करेंगे बाय 4 ईयर्स। लेजेंड्स कैन टेल डिटेल्ड स्टोरीज, और कहानियाँ भी सुना सकेंगे बाय 4 ईयर्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइकेट्री का पैथोलॉजी वाला सेक्शन। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर मोस्ट कॉमन इन यंग वुमेन, ठीक है, ये यंग वुमेन में मोस्ट कॉमन है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, ठीक है, इसमें इंटेंस फियर होता है वेट गेन ना हो जाए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ थिननेस, और इसमें जो है वो थिननेस की ओवर वैल्यूएशन यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एंड बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि कहीं बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन ना हो जाए, लीडिंग टू द कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेगी। एंड सीवर वेट लॉस रिजल्टिंग इन इनअप्रोप्रिएटली लो बॉडी वेट, और बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस की जो है वो कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो BMI है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, यानी लेस दैन 18.5 kg पर एम स्क्वायर फॉर अडल्ट, ठीक है, 18.5 से भी कम हो जाएगा। मे प्रेजेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म, एमेनोरिया, ओस्टियोपोरोसिस एंड लेनोगो, इन सारी कंडीशंस के साथ भी एनोरेक्सिया नर्वोसा प्रेजेंट हो रही होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, और एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओस्टियोपोरोसिस यानी इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, और लेनोगो को देख लेते हैं। तो लेनोगो जो है वो असल में ह्यूमन फीटस में मौजूद होते हैं। ये फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, डेड कवर्स द होल ऑफ बॉडी एंड लिम्स, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली फीमेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लेनोगो का हमें पता चल गया। बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग टाइप, तो इसमें क्या है कि रिकरेंट पर्जिंग बिहेवियर्स होंगे। पर्जिंग का मतलब होता है जो खाया पिया है उसको निकालने की कोशिश करना। इसमें लैक्सेटिव्स यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स, और डायरेटिक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक तरह से ये लैक्सेटिव और डायरेटिक अब्यूज़ है। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेंगे, और बिंज ईटिंग ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। तो बिंज ईटिंग और पर्जिंग टाइप, तो इसमें जो है वो पेशेंट्स बिंज ईटिंग करेंगे यानी बहुत ज़्यादा खाएंगे, और फिर पर्जिंग करेंगे, ठीक है, या फिर पर्जिंग करेंगे। इसमें बिंज ईटिंग होगी या फिर पर्जिंग होगी, और ये लास्ट 3 मंथ से हो रही होगी। रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, प्राइमरी डिसऑर्डर्ड बिहेवियर्स इंक्लूडिंग डाइटिंग, तो इसमें जो है वो डाइटिंग, फास्टिंग और ओवर एक्सरसाइजिंग हो रही होगी। नो रिकरिंग पर्जिंग बिहेवियर्स और बिंज ईटिंग ओवर द लास्ट 3 मंथ्स, इसमें कोई वो पर्जिंग या फिर बिंज ईटिंग नहीं हो रही होगी ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। रीफीडिंग सिंड्रोम ऑफन अकर्स इन सिग्निफिकेंटली मालनॉरिश पेशेंट्स विद अ सडन इंक्रीज इन कैलोरिक इनटेक। अब जो सिग्निफिकेंटली मालनॉरिश पेशेंट्स हैं उनमें अगर हम एकदम से कैलोरिक इनटेक इंक्रीज़ कर देंगे तो उनमें एकदम से इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा, और इंसुलिन के ज़्यादा होने से फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रेप्टोमायोलाइसिस हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी है तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, साइकोथेरेपी और ओलंजापीन, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट जो है वो हम इन 3 चीज़ों से कर सकते हैं। बुलिमिया नर्वोसा, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग विद द कंपनसेटरी पुर्जिंग बिहेवियर्स एट लीस्ट वीकली ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। बुलिमिया नर्वोसा में ये होगा कि पहले तो पेशेंट बिंज ईटिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करेंगे, पुर्जिंग बिहेवियर कर रहे होंगे, और ये चीज़ वो एट लीस्ट वीकली, ठीक है, हर वीक कर रहे होंगे ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। BMI ऑफन नॉर्मल और स्लाइटली ओवर वेट वर्सेज एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में BMI डिक्रीज था, लेकिन इसमें BMI या तो नॉर्मल होगा या इंक्रीज होगा। एसोसिएटेड विद द पैरोटिड ग्लैंड हाइपरट्रॉफी, पैरोटिड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हुई होगी। मे सी इंक्रीज सीरम अमाइलेज, ठीक है, सीरम अमाइलेज का लेवल से ज़्यादा होंगे। इनामल इरोजन, जो इनामल होता है टीथ के ऊपर उसकी इरोजन हुई होगी। मेलरी वीज सिंड्रोम, और मेलरी वीज सिंड्रोम इसमें हुआ होगा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हुई होंगी, जैसे पोटेशियम डिक्रीज और क्लोराइड डिक्रीज। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो सकता है। डोर्सल हैंड कैलोसिस फ्रॉम इंड्यूस्ड वॉमिटिंग,
और हम ये भी देखेंगे क्योंकि हैंड के ऊपर जो है वो कलूसिस बने हुए डिफरेंट, ठीक है, जो कि बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करने की वजह से बनेंगे। इसको कहते हैं रसल साइन। ये रसल साइन भी हमें बुलिमिया नर्वोसा में मिलेगा। अब इसमें देख लेते हैं मैलरी वीज सिंड्रोम को। Medullary V syndrome is characterized with a longitudinal mucosal laceration that is intramural dissection in the distal esophagus and the proximal stomach। तो distal esophagus और proximal stomach के अंदर कुछ longitudinal lacerations बन जाएंगी, ठीक है, और इन longitudinal mucosal lacerations बनेगी जिन्हें हम intramural dissection भी कह सकते हैं, which are usually associated with forceful retching, ठीक है। forceful retching यानी vomiting induce करने की वजह से जो है वो ये हो सकती है मेडलरी वी सिंड्रोम, ठीक है। ये एसोफेगस और स्टमक के अंदर जो है वो लैसरेशंस हो जाती हैं। फोर्सफुल रैचिंग होता है वॉमिटिंग के दौरान जो एक खिंचाव सा पड़ता है, उसको कहते हैं रैचिंग। अगर वो फोर्सफुल हो तो उससे जो है वो लैसरेशंस हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं मेडलरी वी सिंड्रोम, क्योंकि ये पुर्जिंग में जो है वो वॉमिटिंग को इंड्यूस करती हैं। उस वॉमिटिंग के दौरान फोर्सफुल रैचिंग भी हो सकती है और उसकी वजह से ये मेडलरी वी सिंड्रोम भी इन पेशेंट्स में देखा जा सकता है। द lacerations often lead to bleeding from the submucosal arteries। और इन lacerations की वजह से जो submucosal arteries है वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं साइकोथेरेपी से, न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स। SSRI बुप्रोपियोन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द सीजर रिस्क। इनमें बुप्रोपियोन को नहीं दे सकते। इसके बाद आता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। बिंज ईटिंग में क्या है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग विदाउट पर्जिंग बिहेवियर्स एट लीस्ट वीकली ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। बिंज ईटिंग में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो रिकरेंट उसके एपिसोड्स होंगे बिंज ईटिंग के, ठीक है, और ये एटलीस्ट वीकली, ठीक है, वीकली हो रहे होंगे ओवर द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। इंक्रीज डायबिटीज़ रिस्क, इसमें डायबिटीज़ की रिस्क इंक्रीज होगी। मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर इन अडल्ट, ये अडल्ट में मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट इसकी है साइकोथेरेपी, फर्स्ट लाइन SSRI एंड द लिस डेक्सैम फीटामीन। तो ये जो इसमें एजेंट है यूज़ हो रहा, ये पहले हमने कभी नाम नहीं पढ़ा। साइकोथेरेपी और SSRI तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक और नाम है लिस डेक्सैम फीटामीन, ठीक है, लिस डेक्सैम फीटामीन। तो ये जो है वो इसमें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं। पीका रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ ईटिंग नॉन फूड सब्सटेंसेस, तो इसमें ये होगा कि हम नॉन फूड सब्सटेंसेस खा रहे होंगे, जैसे इसमें आइस है, डर्ट है, हेयर है और पेंट चिप्स हैं, ओवर मोर देन 1 मंथ दैट आर नॉट कल्चरली और डेवलपमेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज नॉर्मल, और 1 मंथ से ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। और ये सब्सटेंसेस जो हैं ये हमारे कल्चर में या हमारे डेवलपमेंट सिस्टम में जो है वो नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती। मे प्रोवाइड टेम्पररी इमोशनल रिलीफ, और इन सब्सटेंसेस को खाने से हमें इमोशनल रिलीफ मिल रही होगी। कॉमन इन चिल्ड्रन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चिल्ड्रन में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा गया है। एसोसिएटेड विद मैल न्यूट्रिशन, ये जो पीका है इसमें इसके रीजंस जो हैं वो इसमें एसोसिएशंस जो हैं उसमें मैल न्यूट्रिशन है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है और इमोशनल ट्रॉमा है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड इमोशनल ट्रॉमा। ट्रीटमेंट इसकी साइकोथेरेपी द न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन, ठीक है, साइकोथेरेपी करेंगे और न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी यही है। SSRI इसकी सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। उसके बाद आता है जेंडर डिस्फोरिया, सिग्निफिकेंट इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन वंस जेंडर आइडेंटिटी एंड वंस जेंडर असाइंड एट बर्थ। तो इसमें जो है वो इनकॉन्ग्रुएंस होगी एक जेंडर आइडेंटिटी के और उस जेंडर के जो असाइंड एट बर्थ है, यानी कि जो जेंडर असाइंड एट बर्थ है उस तरह के जेंडर वाली आइडेंटिटी पेशेंट की नहीं दिख रही होगी। लास्टिंग मोर देन 6 मंथ्स एंड लीडिंग टू परसिस्टेंट डिस्ट्रेस, ठीक है। लास्टिंग ये 6 मंथ से ज़्यादा देर तक परसिस्ट करेगा, ठीक है, और पेशेंट के अंदर डिस्ट्रेस करवाएगा, यानी पेशेंट स्ट्रेसफुल रहेगा। इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मार्क्ड डिस्कम्फर्ट, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा विद देयर असाइंड जेंडर, उस जेंडर के साथ जो उन्हें असाइंड होगा, विच इंटरफेयर विद सोशल एकेडमिक एंड अदर एरियाज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट है वो उनके सोशल एकेडमिक और अदर एरियाज ऑफ फंक्शन को अफेक्ट कर रहा होगा। इंडिविजुअल्स में परस्यू मल्टीपल डोमेन्स ऑफ जेंडर अफर्मेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो जेंडर अफर्मेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे, यानी अपने जेंडर को मनवाने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग सोशल, लीगल एंड मेडिकल। ट्रांसजेंडर
एनी इंडिविजुअल हु ट्रांजिएंटली और परसिस्टेंटली एक्सपीरियंसेस इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है, बिटवीन द जेंडर आइडेंटिटी एंड द जेंडर असाइंड एट बर्थ। तो ट्रांसजेंडर जो है वो एक ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं, ठीक है, जो ट्रांजिएंटली यानी थोड़ी देर के लिए या फिर परसिस्टेंटली या ज़्यादा देर के लिए एक्सपीरियंस करें इनकॉन्ग्रुएंस को बिटवीन द जेंडर आइडेंटिटी एंड द जेंडर असाइंड एट बर्थ। इनकॉन्ग्रुएंस को फील करें उनकी असल जेंडर आइडेंटिटी के बीच और वो जेंडर जो उनका मौजूद है, जो उनको बाय बर्थ मिला हुआ है। सम इंडिविजुअल्स हु आर ट्रांसजेंडर विल एक्सपीरियंस जेंडर डिस्फोरिया। तो जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपने अंदर ये जेंडर डिस्फोरिया अक्सर ही फील करते हैं। नॉन कन्फॉर्मिटी टू वंस असाइंड जेंडर इटसेल्फ इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। और ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है अगर किसी को अपने असाइंड जेंडर के साथ नॉन कन्फॉर्मिटी है, यानी वो कंफर्टेबल नहीं है अगर अपने जेंडर के साथ, तो इसको जो है वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहते। सेक्सुअल डिसफंक्शन इंक्लूड्स द सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर्स। तो इसमें जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर के डिसऑर्डर्स होंगे, यानी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल एवर्जन। सेक्सुअल अरोजल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल अरोजल डिसऑर्डर्स में जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर्स में एंड ऑर्गेस्मिया एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर्स में जेनिटोपेल्विक पेन एंड द पेनेट्रेशन डिसऑर्डर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड्स पेनिस, ठीक है, पेनिस वाले निमोनिक सेल्स को याद रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफ नाइट टाइम इरेक्शन स्टिल अकर, ठीक है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में डायबिटीज़ और लो टेस्टोस्टेरोन है। न्यूरोजेनिक में पोस्ट ऑपरेटिव एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और इनसफिशेंट ब्लड फ्लो, इसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस है। सब्सटेंसेस में एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और इथानॉल, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड इथानॉल। स्लीप टेरर डिसऑर्डर, पीरियड्स ऑफ इनकॉन्सोलेबल टेरर विद स्क्रीमिंग इन द मिडल ऑफ नाइट। इसमें पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरर के साथ उठ जाएगा रात के टाइम और स्क्रीमिंग कर रहा होगा। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में ज़्यादातर पे देखा गया है। अकर्स ड्यूरिंग स्लो वेव डीप यानी स्टेज एंड 3 नॉन REM स्लीप विद नो मेमोरी ऑफ द अराउजल एपिसोड। तो ये हमें जो नॉन REM स्लीप होती है उसके स्टेज 3 यानी स्टेज N3 में हमें देखा गया है, जिसमें स्लो वेव्स होते हैं और डीप, स्लो वेव और डीप, ठीक है। नॉन REM स्लीप, जो नॉन REM स्लीप है ना उसका स्टेज N3 है, उसमें ये देखी जाती है। और अराउजल यानी कि जो ड्रीम है जिसकी वजह से पेशेंट इतने टेरर में है उसकी कोई मेमोरी जो है वो पेशेंट को नहीं होगी। एज अपोज टू नाइटमेयर्स दैट अकर ड्यूरिंग REM स्लीप। और एज अपोज यानी कि ये चीज़ जो है ये अपोजिट है टू दोज नाइटमेयर्स दैट अगर ड्यूरिंग REM स्लीप। वो नाइटमेयर्स जो हमें REM स्लीप के दौरान होते हैं वो हमें याद रहते हैं, लेकिन जो हमें नॉन REM स्लीप के स्टेज N3 में होंगे वो हमें याद नहीं होंगे। रिमेंबरिंग अ स्केरी ड्रीम, ठीक है। तो REM स्लीप में हमें अपने जो स्केरी ड्रीम है वो याद रहते हैं। ट्रिगर्स इंक्लूड, इसके ट्रिगर्स बन सकते हैं इमोशनल स्ट्रेस, हो सकता है कि चाइल्ड को कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, फीवर हो या लैक ऑफ स्लीप हो। यूज इज सेल्फ लिमिटेड, ठीक है, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। इनोरिसिस, नाइट टाइम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फॉर मोर देन 2 times पर वीक फॉर मोर देन 3 months इन अ पर्सन मोर देन 5 years ओल्ड। इनोरिसिस में ये होता है कि नाइट टाइम जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है, ठीक है, ये मोर देन 2 times होती है एक वीक के अंदर और मोर देन 3 months के लिए होती है। तो इनोरिसिस में जो है वो नाइट टाइम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है मोर देन 2 times पर वीक, ठीक है, फॉर मोर देन 3 months इन अ पर्सन फॉर विच इज़ हु इज़ मोर देन 5 year ओल्ड। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी करेंगे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जल्दी शेड्यूल्ड वॉइड्स करवाएंगे, फिर नाइट टाइम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज द बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। इसके बाद फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस हम बेड वेटिंग अलार्म यूज़ कर सकते हैं। ओरल डेस्मोप्रेसिंग को यूज़ करते हैं यानी ADH एनालॉग प्रेफर्ड ओवर इमीप्रामीन ड्यू टू द फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसमें जो है वो ADH एनालॉग प्रेफर्ड ओवर, ADH एनालॉग को हम प्रेफर्ड करते हैं ओवर इमीप्रामीन, ठीक है, बिकॉज इमीप्रामीन हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू द ADH एनालॉग डेस्मोप्रेसिन। तो हम डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं और बेड वेटिंग अलार्म दे सकते हैं अगर रिफ्रैक्टरी केसेस हैं, यानी कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसके बावजूद भी ट्रीट नहीं हो रही।
तो उसके बाद आता है नार्कोलेप्सी, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। तो इसमें जो दिन के टाइम है वो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। डिस्पाइट अवेकनिंग वेल रेस्टेड, जबकि पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से जो है वो वेल रेस्टेड जो है वो अवेक हुआ है। विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ रैपिड ऑनसेट ओवरवेलमिंग स्लीपीनेस, ठीक है, उसको जो है वो रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे होंगे रैपिड ऑनसेट एकदम से, ओवरवेलमिंग स्लीपीनेस मतलब बहुत ज़्यादा नींद के, एकदम से उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। ये चीज़ उसके साथ होगी मोर देन 3 टाइम्स पर वीक, एक वीक के अंदर तीन टाइम से भी ज़्यादा या फिर 3 टाइम के बराबर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से। ड्यू टू द डिक्रीज ओरेक्सिन, इसमें ये होता है कि ओरेक्सिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हाइपोक्रेटिन भी से कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। द लेटरल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर ओरेक्सिन या फिर हाइपोक्रेटिन इनकी मतलब प्रोडक्शन कम हो जाती है। डिसरेगुलेटेड स्लीप वेक साइकिल्स, और इस वजह से स्लीप वेक साइकिल्स भी डिसरेगुलेट हो जाते हैं। एसोसिएटेड विद, इसमें जो है वो हिप्नागोगिक, हिप्नागोगिक होता है कि हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, और हिप्नोपॉम्पिक, जस्ट बिफोर अवेकनिंग, गेट पॉम्प्ड अप इन द मॉर्निंग, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। नक्चर्नल एंड नार्कोलेप्टिक स्लीप एपिसोड्स, तो इसमें जो है वो स्लीप एपिसोड्स हो रहे होते हैं डेट स्टार्ट विद द REM स्लीप, यानी स्लीप पैरालिसिस। इस तरह के स्लीप एपिसोड्स होते हैं जो पैरालिसिस से स्टार्ट हो रहे होते हैं, यानी REM स्लीप से स्टार्ट हो रहे होते हैं। कैटाप्लेक्सी, इसमें होता है कि मसल टोन का लॉस हो जाता है फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस सच एज लाफ्टर, यानी कि कोई अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस हो जाए जैसे लाफ्टर, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो फ़ौरन बाद मसल टोन का लॉस हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी है गुड स्लीप हाइजीन, तो इसमें स्लीप हाइजीन जो है वो गुड होती है। डे टाइम स्टिमुलेंट्स, ठीक है, गुड स्लीप हाइजीन दैट इज शेड्यूल्ड नैप्स, रेगुलर स्लीप शेड्यूल। डे टाइम स्टिमुलेंट्स फॉर एग्जांपल एम्फीटामीन्स और मोडाफिनल, हम डे टाइम स्टिमुलेंट्स में दे सकते हैं जिसमें मोडाफिनल है और एम्फीटामीन्स है, और नाइट टाइम सोडियम ऑक्सीबेट देते हैं, ठीक है, नाइट टाइम सोडियम ऑक्सीबेट। तो स्लीप हाइजीन को हम इम्प्रूव करेंगे, शेड्यूल्ड नैप्स लेंगे और रेगुलर स्लीप शेड्यूल, अपना स्लीप का जो साइकिल है उसको सही करने की कोशिश करेंगे, और डे टाइम स्टिमुलेंट्स यूज़ करेंगे, और नाइट टाइम में हम सोडियम ऑक्सीबेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये सोडियम ऑक्सीबेट के आगे लिखा हुआ है GHB, तो इसको चेक कर लेते हैं। गैमा हाइड्रोक्सी बुटारेट सोडियम, GHB का ये मतलब है गैमा हाइड्रोक्सी बुटारेट सोडियम, एंड द सोडियम ऑक्सीबेट आर द केमिकल एंड द ड्रग नेम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फॉर द फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट ज़ायरम, ठीक है, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट इसका ज़ायरम है, ऑरल सोल्यूशन। हाउ एवर द एक्रोनिम GHB इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू द इलिसिट फॉर्मुलेशंस दैट आर यूज्ड फॉर द नॉन मेडिकल पर्पसेस, जैसे नॉन मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इलीगली भी यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सोडियम ऑक्सीबेट इज अनदर नेम फॉर द GHB, a substance that is often illegally sold and abused, especially by the young adults in social settings such as night clubs। ये नाइट क्लब्स में जो है वो जो यंग अडल्ट हैं इसको सोल्ट और अब्यूज़ कर रहे होते हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है, द मेल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज, ठीक है, तो इसमें जो है वो सब्सटेंस यूज जो है वो उसका जो पैटर्न है वो मेल अडेप्टिव होगा। इन्वॉल्विंग मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन द पास्ट ईयर, इनमें से कोई पास्ट ईयर के अंदर अंदर हमें नज़र आएगा। इसमें एक टॉलरेंस है, विड्रॉल है, इंटेंस डिस्ट्रैक्टिंग क्रेविंग्स, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होना, यूजिंग मोर और लॉन्गर दैन इंटेंडेड, persistent desire but inability to cut down, time consuming substance acquisition, use or recovery, impaired functioning at work, school or home, social or interpersonal conflicts, reduced recreational activities, more than one episode of use involving danger, for example unsafe sex and driving while impaired, and continued use despite awareness of harm। अगर सब्सटेंस यूज़ के साथ ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं या इनमें से 2 से ज़्यादा मिली हुई हैं, ठीक है, तो इसको हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कह देते हैं। इन द केस ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट विद द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस,
ठीक है। फॉर एग्जांपल द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स सेडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स सिम्टम्स ऑफ टॉलरेंस एंड विड्रॉल डू नॉट इंडिकेट अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक है, टॉलरेंस और विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को इंडिकेट नहीं कर रहे। इन द केस ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर कोई पेशेंट जो है वो अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है और उसको मेडिकेशन दी जा रही हैं ताकि वो सब्सटेंस यूज़ को छोड़ दे, जैसे ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स दिए जा रहे हैं, सेडेटिव्स दिए जा रहे हैं और स्टिमुलेंट्स दिए जा रहे हैं, तो उसके बावजूद उसको फिर टॉलरेंस और विड्रॉल वाले सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको कोई अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, तब उसके अंदर अगर टॉलरेंस और विड्रॉल वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, तब हम उसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में काउंट करेंगे। उसके बाद आता है गैम्बलिंग डिसऑर्डर, परसिस्टेंट रिकरेंट प्रॉब्लमेटिक गैम्बलिंग। इसमें जो पेशेंट है वो परसिस्टेंट यानी जो है वो प्रोलॉन्ग ज़्यादा देर तक करता रहेगा, रिकरेंट बार बार करेगा, प्रॉब्लमेटिक यानी कि प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी गैम्बलिंग से। डेट कैन नॉट बी बेटर एक्सप्लेन एज अ मैनिक एपिसोड, तो इसको हम इससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एक मैनिक एपिसोड लग रहा होगा। डायग्नोसिस मेड इफ पेशेंट मीट्स मोर देन 4 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अगर इनमें से 4 से ज़्यादा पेशेंट के अंदर मौजूद हों तो हम इसको गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इज प्री ऑक्यूपाइड विद गैम्बलिंग, उसके माइंड में बस गैम्बलिंग ही है। रिक्वायर्स मोर गैम्बलिंग टू रीच डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैम्बलिंग इसलिए करता है ताकि वो अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को अचीव कर सके। हैज़ फेल्ड एफर्ट्स टू लिमिट कट बैक और स्टॉप गैम्बलिंग, उसके सारे एफर्ट्स जो हैं वो फेल्ड हो चुके हैं कि वो किसी तरीके से गैम्बलिंग को छोड़ दे। बिकम्स रेस्टलेस और इरिटेबल व्हेन लिमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू स्टॉप गैम्बलिंग, और जब वो गैम्बलिंग को छोड़ने की कोशिश करे तो वो रेस्टलेस और इरिटेबल हो जाए। गैम्बल्स टू एस्केप और रिलीव फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, वो गैम्बलिंग इसलिए करे ताकि वो फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, गिल्ट, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल सके। आफ्टर लूजिंग मनी गैम्बलिंग कॉन्टीन्यूस गैम्बलिंग इन एन अटेम्प्ट टू रिकवर लॉसेज, जब गैम्बलिंग में उसके मनी जो है वो लॉस हो जाए तो वो मज़ीद गैम्बलिंग करे कि वो इस लॉस को रिकवर कर ले। लाइज टू कंसील द एक्सटेंट ऑफ गैम्बलिंग, वो झूठ बोले अपनी गैम्बलिंग के एक्सटेंट को छुपाने के लिए। पुट्स एट रिस्क और हैज़ लॉस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, वो अपने सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को भी रिस्क पर लगा दे, या अपने कैरियर को या फिर अपने एकेडमिक परसुइट्स को बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। रिलाइज ऑन मनी फ्रॉम अदर्स टू फिक्स फाइनेंशियल कोलैप्स ड्यू टू गैम्बलिंग, वो दूसरों के पैसे पर रिलाई करने की कोशिश करे जब भी उसे फाइनेंशियल कोलैप्स हो रहा हो गैम्बलिंग की वजह से। ट्रीटमेंट इसके साइकोथेरेपी या फार्माकोथेरेपी इसमें नहीं करते। इसके बाद आती है द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज, यानी जब भी कोई चेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसका जो है वो उसकी स्टेजेस होती हैं पेशेंट के अंदर, और उस टाइम पे हम पेशेंट को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्री कॉन्टम्पलेशन, डिनाई द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, पेशेंट बिल्कुल ही प्रॉब्लम को डिनाई कर देगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को डिनाई कर देगा। तो हमने क्या करना है, इंकरेज करनी है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन देख लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हम कहते हैं एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, यानी अपने आप को जानने की कोशिश करना इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। प्री कॉन्टम्पलेशन जो कि पहला स्टेज था चेंज का, इसमें यह है कि नॉट येट एक्नॉलेजिंग, यानी कि इस बात को तस्लीम ना करना दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिहेवियर दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, कि यहाँ कोई ऐसा बिहेवियर है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है जो जिसे चेंज करने किए जाने की ज़रूरत है। कॉन्टम्पलेशन, कॉन्टम्पलेशन है एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट नॉट येट रेडी, श्योर ऑफ वांटिंग और लैक्स कॉन्फिडेंस टू मेक अ चेंज। प्री कॉन्टम्पलेशन में तो पेशेंट बिल्कुल मान नहीं ना रहा कि कोई प्रॉब्लम है भी, पर कॉन्टम्पलेशन में ये है कि वो मान तो गया है पर उसके लिए जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो कुछ उसके लिए जो कॉन्फिडेंस उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो सारा उसको जो है वो इस सब के लिए वो रेडी नहीं है। तो ये कॉन्टम्पलेशन है, ये सेकंड स्टेज होता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, तो प्री कॉन्टम्पलेशन में देखा कि डिनाइज प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो हम इंट्रोस्पेक्शन को इंकरेज करेंगे, यानी पेशेंट अपने आप को जो है अपने मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ पे गौर करें। यूज़ पेशेंट्स पर्सनल प्रायोरिटीज़ इन एक्सप्लेनिंग रिस्क, जब हम पेशेंट को समझा रहे होंगे तो हम उसकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ को जो है वो यूज़ करेंगे, उसकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ का जिक्र करेंगे ताकि हम उसे रिस्क एक्सप्लेन कर सकें कि अगर वो
अपने आप को नहीं ठीक करेगा तो फिर उसको क्या क्या रिस्क हो सकती हैं उसकी प्रायोरिटीज़ को लेके। अफर्म योर अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट, और यकीन दिलाएं इस पेशेंट को कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं। कॉन्टम्पलेशन, एक्नोलॉजिस प्रॉब्लम बट इज़ एम्बिवेलेंट और अनविलिंग टू चेंज। अब यहाँ पे वही हुआ कि पेशेंट ने प्रॉब्लम को इग्नॉलेज कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, लेकिन वो अनविलिंग है, वो इसको चेंज नहीं करना चाहता। डिस्कस प्रोज ऑफ चेंजिंग, अब पेशेंट को समझाया जाए कि चेंज होने के क्या फ़ायदे हैं और अगर वो अपने इसी बिहेवियर को रखेगा तो उसको क्या नुकसानात होंगे। सजेस्ट मीन्स टू सपोर्ट बिहेवियर चेंजेस, तो हमें उसको जो बिहेवियर चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसकी पूरी करनी चाहिए। प्रिपरेशन डिटर्मिनेशन, कमिटेड टू एंड प्लानिंग फॉर बिहेवियर चेंज, अब पेशेंट ने कमिटमेंट कर ली है और वो प्लान कर रहा है कि वो किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करेगा। एम्प्लॉय मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, अब हम पेशेंट के जो है वो मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ करेंगे। encourage इनिशियल चेंजेस, जो इनिशियल चेंजेस हैं सबसे पहले तो हम उसमें वो करवाने की कोशिश करेंगे। प्रमोट एक्सपेक्टेशंस फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स, और उसको एक्सपेक्टेशंस दिलाएंगे कि उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू असिस्ट इन प्लानिंग, और उसको अच्छा प्लान बनाने में भी हम अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है एक्शन और विल पावर, एग्जीक्यूट द प्लान एंड डिमोस्ट्रेट अ चेंज इन बिहेवियर, तो इसमें जो है वो एक प्लान जो है वो बनाया जाता है और उसमें जो है वो बिहेवियर में एक चेंज जो है वो डिमोस्ट्रेट किया जाता है। असिस्ट विद स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ एफिकेसी, तो इसमें जो है वो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव कर सके, कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट और कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट कर सकें एंड कॉपिंग विद सिचुएशन दैट ट्रिगर ओल्ड बिहेवियर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी को और कॉन्टिजेंसी को। सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू इंडिविजुअल बिलीव इन हिज और हर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट्स। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के जो बिलीव्स हैं अपनी कैपेसिटी पे, ठीक है, इसमें जो है वो इंडिविजुअल का जो अपनी कैपेसिटी पे बिलीव है कि वो डिफरेंट बिहेवियर्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जो है वो अटेन कर सकता है। सेल्फ एफिकेसी रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस ऑन मोटिवेशन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट, तो इसमें इसका असल मतलब ये है कि पेशेंट को अपने आप पे यकीन हो कि वो डिफरेंट बिहेवियर्स जो है वो अपने अंदर ला सकता है और वो बिहेवियर्स उसको मदद करेंगे या वो बिहेवियर्स उसके नेसेसरी हैं कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सके और उस परफॉर्मेंस के अंदर वो सही जो अटेन करना चाहता है वो अटेन कर सके, वो गेन कर सके। तो इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। कंटिजेंसी हम कहते हैं किसी फ्यूचर इवेंट को और सर्कमस्टेंस विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, तो कंटिजेंसी असल में एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट है जो हो सकता है लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि वो हो जाए और इसीलिए हम उसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पूरे यकीन के साथ हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं कंटिजेंसी। तो एक्शन ऑफ विल पावर में हम उसको ऐसी स्ट्रेटजीज़ के साथ असिस्ट करेंगे जिससे वो अपनी जो है वो सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव कर सके, कंटिजेंसी मैनेजमेंट कर सके, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो अभी तक हुआ नहीं है पर जिसके होने का खदशा है उसकी मैनेजमेंट कर सकें। कॉपिंग विद सिचुएशंस दैट ट्रिगर ओल्ड बिहेवियर, और उन सिचुएशंस के साथ वो अच्छे से कॉप कर सके जो उसके अंदर दोबारा से ओल्ड बिहेवियर्स को ट्रिगर करती हों। मेंटेनेंस, न्यू बिहेवियर्स बिकम सस्टेन्ड, अब जो न्यू बिहेवियर है वो सस्टेन्ड हो जाए। इंटीग्रेट इनटू पर्सनल आइडेंटिटी एंड लाइफस्टाइल, और उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है और उसका जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए, अडेप्ट हो जाए, ठीक है। रीइंफोर्स डेवलपिंग हैबिट्स, तो जो अब हैबिट्स जो बन चुके हैं उनको रीइंफोर्स करना। एवेलुएट एंड मिटिगेट रिलैप्स रिस्क, और ये देखते रहना कि कहीं इसमें कोई रिलैप्स रिस्क तो नहीं हो रही। प्रेज प्रोग्रेस, और उसके प्रोग्रेस को तारीफ़ करते रहना। रिलैप्स में क्या है कि पेशेंट रिग्रेस कर गया है टू प्रायर बिहेवियर डज नॉट ऑलवेज अकर, तो पेशेंट जो है वो दोबारा से अपने पिछले बिहेवियर की तरफ रिग्रेस कर गया है पर ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। वेरीज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रिग्रेशन,
तो इसमें जो हम मोटिवेशन करेंगे वो हमारी वेरी करेगी कि कितनी रिग्रेशन हुई है। एनकरेज रिटर्न टू चेंजेस, इसमें हम पेशेंट को दोबारा से एनकरेज करेंगे कि वो अपने चेंजेस जो उसने अडॉप्ट किए थे उन तक दोबारा आ जाए। प्रोवाइड रीअश्योरेंस दैट चेंजेस रिमेंस पॉसिबल, चेंज रिमेंस पॉसिबल, उसको ये रीअश्योरेंस प्रोवाइड करें कि चेंज अभी भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो है ये रिलैप्स में आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, मॉडल ऑफ चेंज के। प्री कॉन्टम्पलेशन जिसमें बिल्कुल ही डिनायल है, कॉन्टम्पलेशन जिसमें जो है वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन उसके लिए अभी रेडी नहीं है। प्रिपरेशन में रेडी हो गया है। एक्शन में उसने जो है वो एक प्लान भी बना लिया है और उसने चेंज को डिमॉन्स्ट्रेट करना भी अपने बिहेवियर में स्टार्ट कर दिया है। मेंटेनेंस में जो चेंज है वो उसके बिहेवियर में बिल्कुल इंटीग्रेट कर गया है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। रिलैप्स में वो रिग्रेस कर रहा है दोबारा से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ हो। अगर रिग्रेस हो रहा है तो फिर हम दोबारा से उसे इंकरेज करेंगे चेंज के लिए। इसके बाद आती है साइकेट्रिक इमरजेंसीज, लेकिन हम आज जो है वो कवर कर रहे हैं सिर्फ 592 पेज तक। 592 पेज तक हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं।